जिसके अंदर हमने माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था। आज मैं और आप आगे बढ़ेंगे और सब्जेक्ट के इम्पैक्ट को देखेंगे मेरे बच्चों। आगे बढ़े। अब हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने स्टार्ट किया डिस्कशन, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस और एन आर्ट्स। हम और आप क्या डिस्कस करने जा रहे हैं सर? इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं एज अ साइंस और एन आर्ट्स। कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। देखिए बच्चों, जब मैं साइंस की बात करूं तो साइंस एज अ सब्जेक्ट क्या करती है मेरे दोस्तों? कोई मुझे बताएगा साइंस एज अ सब्जेक्ट क्या आइडेंटिफाई करती है? मैं बायोलॉजी नहीं पूछ रहा हूं, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स को नहीं पूछ रहा हूं, मैं सिर्फ एक जनरल डेफिनेशन पूछ रहा हूं कि साइंस क्या होती है। बेटा जी, सकीना बेटा, सकीना अंसारी बेटा, ये सबके लिए इत्तला है कि पीआरसी के जितने भी टेस्ट होते हैं वो सारे एमसीक्यू बेस ही होते हैं बेटा। एमसीक्यू के अलावा और कुछ भी नहीं आता ना। पीआरसी का सारा एग्जाम मैकेनिज्म होता ही बेटा एमसीक्यू पर है ना। सही। साइंस इज द इंफॉर्मेशन, इट इज अ लेटर दैट मींस नो एवरीथिंग। अच्छा, साइंस क्या है सर? साइंस इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। साइंस क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट दैट रिलेट विद द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एक्सपीरियंसेस एंड, सुन रहे हो मेरी बात? is a collection of facts and figures through experiment, experiences and observation, try to create a link between cause and consequences। तो साइंस क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। कैसे जमा होंगे फैक्ट्स एंड फिगर? थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपीरियंसेस, है ना, थ्रू एक्सपेरिमेंट। और फिर हम क्या करेंगे जब हमें फैक्ट मिल जाएगा? देन वी आर ट्राई टू क्रिएट। बिल्कुल सही लिखा बेटा फातिमा बेटा। साइंस इज अ सिस्टमैटिक नोन ओवर बेस्ड ऑफ कलेक्शन, ठीक है। एंड देन वी आर ट्राई टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, कभी डॉक्टर के पास जाने का इत्तेफाक हुआ है? सर डेफिनेटली सर, हम सारे ही जाते हैं डॉक्टर के पास, किसका जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ? ठीक है। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के क्लिनिक में जो कंपाउंडर होता है या उनका जो असिस्टेंट होता है वो आपका वेट करवाएगा, आपका ब्लड प्रेशर मेजर करेगा, आपका फीवर चेक करेगा और पेपर पे लिखकर आगे बढ़ा देगा। ऐसे ही है ना? एक पेपर पे लिख के डॉक्टर को बढ़ा देगा कि जनाब ये जो है ना, इनको ये टेम्परेचर है, ये बुखार है, ये उनका। अब आधा एनालिसिस तो डॉक्टर वही देख के कर लेता है कि इसका वेट ओवर है या अंडर है, फीवर है या नहीं है। फीवर आ गया तो वैसे ही एक वजह मिल गई उसको, समझ रहे हैं ना। उसके बाद जनाबे वाला फीवर नहीं है तो बुखार देखेगा, टेम्परेचर देखेगा, ब्लड प्रेशर देखेगा, उससे भी पता चल जाएगा। पल्स देखेगा, देखेगा पल्स कितनी आ रही है, ज्यादा आ रही है तो भी गड़बड़, कम आ रही है तो भी गड़बड़, तो आधा कंक्लूजन तो आपकी रिपोर्ट और नाम पढ़ के ही समझ जाता है। फिर वो क्या करता है डॉक्टर? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर। जी भाई फरमाइए क्या हुआ? आप कहते हैं जी जनाब मुझे बुखार हो रहा है 2 दिन से, गले में काफी शदीद तकलीफ है, कुछ खाया था उल्टा सीधा? हाँ वो डॉक्टर साहब शादी में गया था। आ करें बुखार चेक कराएं, आ करें, हाँ भाई आपका गला बड़ा खराब है। नहीं सर कहीं नहीं गया, कुछ भी नहीं खाया, बस 2 दिन से जो है ना स्मेल आना बंद हुई। अब उसे एक सिम्टम मिल गया एंड ही ट्राई टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। स्मेल नहीं आ रही आपको? अच्छा, कोविड हो सकता है भाई आपको। अच्छा, बॉडी पेन भी है, ठीक है। सांस लेने में कोई मसला नहीं? लाओ भाई इनका सेचुरेशन भी चेक करो। सेचुरेशन सही आ रही है, काम करें, घर जाए आराम करें, बुखार चढ़े पेनाडोल खाएं। और अगर खुदा ना खास्ता ब्लड टेस्ट करवाइएगा, सीबीसी में आपके प्लेटलेट्स वगैरह कम हो तो फौरन हॉस्पिटल चले जाइए। तो सर, अबे नौमान, ये क्या लिख रहा है बेटा? क्या करने का दिल चाह रहा है मेरे लाल आपका? चले आगे। सर, तो साइंस क्या है? कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर थ्रू एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस एंड ट्राई टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मेरे मुन्नो, मेरे लाल, मेरे बच्चों, मेरी बड़ी उम्र की बहनों। साइंस क्या है? साइंस क्या है? साइंस क्या है? कैन बी डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स फिगर्स। अच्छा ये हो गया। अब मैं पूछूं आर्ट्स क्या है? सर साइंस टीच अस टू नो, आर्ट्स टीच अस टू डू। आर्ट्स क्या है सर? आर्ट्स मुझे और आपको फिनोमिनल एंगेजमेंट बताती है। अबे बोरिंग नहीं है बावले, सुनो मेरी बात। अब सुनो मेरी बात तवज्जो से। अब सुनो मेरे बच्चों, सुनना मेरी बात तवज्जो से। देखो डॉक्टर ने मेडिसिन लिख दी, लेकिन मेडिसिन कब खानी है, कितनी खानी है, कैसे खानी है, ये आर्ट्स का काम है। इसी तरह गाड़ी इंजीनियर ने बनाई, रोड सिविल इंजीनियर ने बनाई, लेकिन रोड पे गाड़ी कैसे चलेगी ये भाई इंजीनियर तो नहीं बताता। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे कराची में एक सड़क है, बड़ा जबरदस्त रोड है वो, उसका नाम है शराय फैसल। उसमें 4 लेन है, उसमें ऐसे 4 लेन है, ठीक है। और उसके बाद ये इधर ऐसी एक फुटपाथ बनी हुई है पूरी, और उस फुटपाथ के साथ ये सर्विस लेन है, ठीक है, जो गलियों के अंदर से निकल कर आ रही है।
ठीक है, ये फुटपाथ ऐसे बीच बीच में से बनी हुई है। अब ये रोड जा रहा है। अच्छा, अब ये जो पहला वाला लेन है, ये किसके लिए? मोटर बाइक वाले, बसेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस, रिक्शा, टैक्सी, स्कूटर, ये किसके लिए है? ये सेकंड लेन है हमारी। ये सेकंड लेन है पर्सनल व्हीकल, गाड़ियां, गाड़ियां ड्राइविंग जो करते हैं ना लोग, जिनके अपनी गाड़ी है उनके लिए। फिर ये तीसरी लेन होती है, ये फास्ट लेन होती है, ये तेज लेन होती है। और सबसे ये कोने वाली जो होती है, ये जो चौथी लेन होती है, ओवरटेक करने के लिए होती है। और ये चौथी लेन रखी इसीलिए जाती है कि कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आ रही है ना, कोई जनाबे वाला जो है वो है, कोई एम्बुलेंस आ रही है, या जनाब जो है वो कोई, आप अल्लाह नहीं की रहे, कोई सिक्योरिटी एजेंसी की गाड़ी है, तो ये बेसिकली चौथी लेन उसके लिए होती है। अब जिन मुल्कों में ट्रांसपोर्टेशन का निजाम बड़ा बेहतर है, इमरजेंसी लेन कह लें आप इसे, बिल्कुल, जिन मुल्कों में ट्रांसपोर्टेशन, फिर इधर भी एक फुटपाथ होती है, ठीक है, इधर भी एक फुटपाथ होती है, फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी रोड की दूसरी तरफ लाइनें होती हैं। अच्छा, अब हमारे मुल्क में तो मसला ही कुछ और है ना। हमारे मुल्क में एक मुश्ताइल नौजवान अपने ऑफिस से निकलता है, अपनी मोटर बाइक पे बैठता है, ठीक है, अपनी मोटर बाइक के ऊपर बैठता है जनाब। अभी ये कैसी बन गई? गाड़ी बना देता हूँ। ओहो, बड़ी खौफनाक गाड़ी बन रही है भाई ये। वो निकलता है जवान, चले आगे। सर वो गाड़ी लेके निकलता है इस लेन में, इधर से आता है, यूं ओवरटेक करता है, यूं घुसता है, इधर 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 यूं, और फिर इस लाइन में, फिर थोड़ी दूर जाके ट्रैफिक जाम होता है, फिर घुस जाता है यहाँ पे, फिर यहाँ भगाना शुरू कर देता है, फिर यहाँ भगाता है, जहां दिल करता है यूं यूं यूं। मतलब वो एक आदमी की गाड़ी देखो तो ऐसा लगता है वो गाड़ी नहीं है, सांप है। पूरे रोड पे नाचता रहेगा, इधर से जेग जैग जेग जैग, जिधर रास्ता मिला उधर से भाग रहा है। और बाइक वाले तो माशाल्लाह, रोड पे जगह नहीं मिली तो ये फुटपाथ पे चलना शुरू हो जाएगा, मोटर बाइक लेके फुटपाथ पे चलना शुरू हो गया ये। और फुटपाथ जहां मिली तो रोड के इस तरफ उतर के रॉन्ग भगाना शुरू हो जाते हैं। भाई ये तो कमाल की कौम है, खुदा की कसम। जी फातिमा बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और भी चीजें बहुत अच्छी हैं, फिलहाल पढ़ाई पे तवज्जो दे दें आप, आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे जौहर आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ जाइए। तो सर, साइंस टीचर्स टू नो, आर्ट्स टीचर्स टू, पढ़ाई पे तवज्जो दे दें आप, आहिस्ता की कौम है, खुदा की कसम। जी फातिमा बेटा, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, और भी चीजें बहुत अच्छी हैं, फिलहाल पढ़ाई पे तवज्जो दे दें आप, आहिस्ता आहिस्ता ये मेरे जौहर आपके सामने आएंगे। आगे बढ़ जाइए। तो सर, साइंस टीचर्स टू नो, आर्ट्स टीचर्स टू डू। मेरे बच्चों, आर्ट्स मुझे और आपको वे ऑफ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन सिखाती है, आर्ट्स मुझे और आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन सिखाती है। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से मुराद क्या है मेरे बच्चों? प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन से मुराद ये है कि हाउ कैन वी डू थिंग्स, हम कैसे चीजों को परफॉर्म करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, इनिशिएट करेंगे। सो आर्ट्स टीच अस टू डू, साइंस टीच अस टू नो। अब सर, आप हमें साइंस पढ़ा रहे हो या आर्ट्स पढ़ा रहे हो? मेरे बच्चों, मैं ना आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ ना आर्ट्स पढ़ा रहा हूँ, मैं जहां आपको लेके जा रहा हूँ जरा समझिएगा। बोलो बेटा, आलियान शकील, व्हाट डू यू थिंक इस वक्त एग्जिस्टिंगली पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? अपना मसला नहीं बताना है, पाकिस्तान का मसला बताना है। आलियान, व्हाट डू यू थिंक एग्जिस्टिंगली पाकिस्तान का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इशू क्या है? भाई, इकोनॉमी इकोनॉमी इशू नहीं है सर, इंपोर्ट। एक कहती है बाजी गैस, एक कहते हैं इन्फ्लेशन, चोरों को पकड़ना, ये इमरान खान का टाइगर है। सर, करेंसी डिवैल्यूएशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स है, ठीक है, डिफ्लेशन, आईएमएफ से लिया गया लोन और उसकी नेगेटिविटी, पानी का इशू, वाटर मैनेजमेंट, मिसमैनेजमेंट, सर अब ये कई सारे करप्शन, सर ये कई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट, इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, बहुत बड़ा मसला है। अबे ओ नालायक, ओ दानिश, तू क्या रॉ का एजेंट है जो कह रहा पाकिस्तान एक मसला है? निकम्मे, पाकिस्तान मसला नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया हम सारों ने मिलके, तू भी शामिल है उसमें पेंडू। पाकिस्तान कहां से मसला आ गया बावली भेड़? दीवाना बार बोले जा रहा है, बोलने से पहले तो खुद सोच क्या बोल रहा है। अभी काला डोला आएगा, तेरे को घुमाएगा बलूचिस्तान की पहाड़ियों पे और मजार बना देगा तेरा, पाकिस्तान एक मसला है, दीवाना। तो सर, ये जितने मसले आपने बताए,
जितने इश्यूज आपने बताए सर, जितने इश्यूज आपने बताए, ये सारे इश्यूज आपने थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट रिक्वायर किया। ये सारे के सारे इश्यूज आपने थ्रू ऑब्जर्वेशन, थ्रू एक्सपीरियंस, है ना, थ्रू एक्सपेरिमेंट ड्राइव किया। सो बताओ, इन ये जो सारे मसले, इन्फ्लेशन है, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी है, इन्फ्लेशन, बीओपी का एडवर्स इफेक्ट, पावर शॉर्टेज, है ना, और अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, फूड इनसिक्योरिटी, वाटर मैनेजमेंट का इशू, पावर मैनेजमेंट का इशू, है ना, रिसोर्स मैनेजमेंट का इन जनरल इशू। बताओ, क्या जब हम इकोनॉमिक इश्यूज को आइडेंटिफाई करें, देन इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज अ साइंस? यस इट इज, इकोनॉमिक्स साइंस है। लेकिन सर आर्ट्स कैसे है? व्हेन वी प्रोवाइड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टुवर्ड्स दीज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, देन इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट्स। सर इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करें? मेरा बेटा, महंगाई तो पूरी दुनिया में है, लेकिन बहरहाल हमारे मुल्क में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जो गवर्नमेंट की प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज हैं, और तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन से परे होकर, किसी भी प्रेशर से हटकर, मुल्क में एक बड़ी इफेक्टिव किस्म की प्राइस रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी चाहिए, जो चीजों की कीमतों पर, अब दूध महंगा हुआ, आज 20 रुपए लीटर दूध महंगा कर दिया डेयरी एसोसिएशन वालों ने कराची में, सही है ना। अब एक बात बताओ मुझे, इसमें नवाज शरीफ और या शहबाज शरीफ या इमरान खान या जरदारी साहब का क्या मसला है भाई? और पैसे बढ़ाने के बाद ये नहीं बोले कि भाई हम बड़ी मुश्किल में हैं और हम भी महंगाई से परेशान है इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। खुदा की कसम, पूरी सोशल मीडिया पे तस्वीरें घूम रही है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, ऐलान करने के बाद एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, हार पहना रहे हैं। अबे, आवाम का हाल बुरा कर दिया तुम लोगों ने महंगाई पे। जूते मारने चाहिए ऐसे बेगैरत को, जो चलो तुमने बढ़ा दी ना कीमत, तुमने बढ़ा दी 20 रुपए कीमत, अबे बढ़ा के बोलो कि भाई ठीक है हम मजबूर है पैसे बढ़ाने पे। जब ओवरऑल इन्फ्लेशन कम होगी तो हम प्राइसेस को कम भी करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन फिलहाल हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई है, हम वारे में नहीं आ रहा, हम इसलिए हम पैसों को बढ़ा रहे हैं। अबे तुम मिठाई बांट रहे हो कीमत बढ़ाने के बाद, तुम्हें शर्म आती है सालों? तुम मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, आम आदमी परेशान हो गया है, तुम लोग मिठाइयां बांट रहे हो। वाकई में बेहिसी जो है ना कौम पे हमारे, और इसी 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 ढिठाई से पैसे कमाकर मुश्किल हो गया है। भी है जो कौम सैलाब जदगान कहता ना बाहर मुल्कों से, वो हरामजादे अपनी दुकानों पे बेच रहे हैं बेगैरत, शेमलेस सोल। जहन्नम में कोई सबसे निचला दर्जा है ना मुशरिकीन के बाद, तो वो साला इन बेगैरतों को मिले। जो ये काम कर रहे हैं सैलाब जदगान के नाम पे, टीवी पे देखा मैंने खबर, जियो और ARY और एक्सप्रेस न्यूज पे, सैलाब जदगान के लिए जो खेमे आए, जो चीजें आई, जो दवाइयां आई, जो और जो उनका राशन आया, वो बेच रहे हैं दुकानों पे रख के। कसम से यार, और हमारी हुकूमत सो रही है। सिंध हुकूमत का तो पूछो ही नहीं, पैथेटिक सर वो है बिल्कुल ही इनकी मैनेजमेंट, तो अल्लाह माफ करे। तो सर बहरहाल बोलिए, इकोनॉमिक साइंस है या आर्ट्स है? तो सर जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को एड्रेस करें, आइडेंटिफाई करें, तो इकोनॉमिक साइंस है। जब हम उनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन प्रोवाइड करें तो इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। तो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट साइंस भी है और आर्ट्स भी। बोलो अग्रीड, बोलो अग्रीड। आगे बढ़ेंगे। अब आया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। अब सर साइंस दो हिस्सों में बंटती है। दानिश मेरे भाई, ये तुम कहाँ से सुनते हो ऐसे लफ्ज? ये जो लफ्ज तुमने लिखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, ये जुमला आपने कहाँ से सुना मेरे मुन्ना? बेटा ये जो बातें अम्मी आपको कहती है, वो सारी बातें सबके सामने बताने वाली थोड़ी ना होती बेटा मेरे। नहीं मेरे लाल, इंटरनेट पे किसी ने इकोनॉमिक्स को दोगला नहीं लिखा। मेरे लाल, दानिश मेरे मुन्ना, मेरे लाल, मेरे बच्चे, ये सारी बातें जो घर में सुनी और सुनाई जाती है, सब मजमे में बोलने के लिए नहीं होती मेरा बेटा। चलो भाई आगे बढ़े। सर क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। अब साइंस दो हिस्सों में बटी, एक पॉजिटिव साइंस, दूसरा नॉर्मेटिव साइंस। जरा एक लाइन अपने पास लिखना, तो पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस, देखो क्या लिखा,
पॉजिटिव साइंस डील्स विद ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। अब आ रही है आवाज सही भाई? मैं खामोश था बेटा, वॉइस का इशू कहां से आ गया? आलियान शकील भाई, दिन सबका अच्छा होता है। इंसान हालात अपने लिए खुद पैदा करता है। इंसान हालात जो है ना वो अपने लिए खुद पैदा करता है। अबे जो मेरा मैसेज था वो लिखने दो, फजूल मैसेज नहीं करो ग्रुप पे, पढ़ाई पे ध्यान दो निकम्मो। क्या बोला मैंने? पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस डील्स विद ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। अभी जो सारे मसले आपने गिनवाए, बीओपी करंट अकाउंट का डेफिसिट, बजट डेफिसिट, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पावर शॉर्टेज, रिसोर्स मैनेजमेंट का मसला, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सर ये सिविल सिस्टम का बुरा होना, जुडिशरी की पुअर परफॉर्मेंस, ये सारे क्या है? ये ऑब्जर्व फैक्ट हैं, नजर आ रहे हैं। और जब हम बात करें नॉर्मेटिव साइंस की, रिमशा चौहान बेटा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाजी रिमशा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, फजूल मैसेज करके अपना टाइम और वक्त खराब ना करिए बेटा प्लीज। सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चों। नॉर्मेटिव साइंस क्या है? नॉर्मेटिव साइंस क्या है? नॉर्मेटिव साइंस डील्स विद डिजायर इकोनॉमी, डील्स विद डिजायर इकोनॉमी। अब डेफिनेटली वी वांट कि हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़े, तो बताओ एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को लड़ने के लिए हमें एग्जिस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है। लेकिन खाली ये तो नहीं ना कि हम अपने आज के मसलों को हल कर लें। सर हम अपने आज के मसलों को हल करने के साथ साथ ऐसी पॉलिसी भी हमारे मुल्क को बनानी पड़ेगी कि आने वाले 10-15 साल में बेहतर हो। यार अल्लाह ने इस मुल्क को क्या नहीं दिया? नेचुरल रिसोर्स भी दिया, पावर रिसोर्स भी दिया, चारों सीजन दिए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स दी, है ना, इतने जबरदस्त सी पोर्ट दिए, स्ट्रेटेजिकली इतनी जबरदस्त लोकेशन दी, सही है, बारिशें होती हैं, डैम बनाए तो बिजली अच्छी वाफिर बना सकते हैं। लेकिन बस इस लोगों को इस मुल्क को लोग सही नहीं मिले, अनफॉर्चुनेटली लोग सही नहीं मिले। मुल्क बहुत अच्छा था, लोग बुरे थे। जैसे दुनिया के मजाहिब सारे अच्छे हैं, लेकिन इस्लाम अगर हकीकी मानों में देखा जाए तो इस्लाम की खुसूसियात और किसी मजहब में नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज दुनिया में सबसे बदतरीन हरकतें करने वाली कौम जो है वो मुसलमानों के। तो सर मुल्क बुरा नहीं है, मजहब बुरा नहीं है, लोग बुरे हैं। लोग बुरे हैं, लोगों ने इस मुल्क को इस हालात में पहुंचा दिया। तो सर पॉजिटिव पॉजिटिव साइंस क्या है? पॉजिटिव साइंस एक्सप्लेन द फैक्ट एज दे आर, और इन अदर वर्ड इट एक्सप्लेन व्हाट इज, मतलब ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। लेकिन नॉर्मेटिव साइंस रिलेटेड टू नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट ऑट टू बी। सुन रहे हो मेरी बात? तो क्या पॉजिटिव और नॉर्मेटिव समझ में आ गया? अच्छा एक बात बताओ, मैं एक स्टेटमेंट तुम्हें बताने जा रहा हूं, मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट बताने जा रहा हूं, बताओ ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? मैं एक स्टेटमेंट तुम्हारे सामने लिखने जा रहा हूं, मैसेज कर रहा हूं, बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जरा मैं 2-3 स्टेटमेंट लिखूं और ये पेपर में आता है, आइडेंटिफाई करना पेपर में मेरे बच्चों आता है, सुनना मेरी बात। मैंने लिखा था परचेजिंग पावर, द परचेजिंग बिल्कुल सही कह रहे हैं नौमान, आपने जो मैसेज किया वो बिल्कुल सही है। द परचेजिंग पावर ऑफ, बोलो ये मैसेज आया, द परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी डिक्रीजेस ड्यू टू इन्फ्लेशन, पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव है? शाबाश आलिया, नहीं नहीं नहीं, गलत बोल रहा है दानिश, पढ़ाई पे तवज्जो दे। महंगाई की वजह से करेंसी की परचेजिंग पावर बढ़ी है कम हुई है? करेंसी की वैल्यू बढ़ी है कम हुई है? सर ये पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव साइंस है, पॉजिटिव।
चलो एक मैसेज और किया। अब बताओ ये पॉजिटिव है या नॉर्मेटिव? एक है डिजायर इकोनॉमी, एक है ऑब्जर्व्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। शाबाश, ये नॉर्मेटिव है, कंडीशनल है। सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। तो सर जो फैक्चुअल फैक्ट हो, जो फैक्चुअल एंगेजमेंट हो, जो ऑब्जर्व फैक्ट हो, इट वुड बी डील विद द पॉजिटिव साइंस। और जो डिजायर फैक्ट हो, जो ऑब्जर्वेटरी रिक्वायर्ड मैकेनिज्म हो, जो डिजायरेबल ऑप्शन हो, वो है नॉर्मेटिव साइंस। चलूं आगे, चलूं आगे, आगे बढ़े। अब आ गया जनाब पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखो कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट तुम्हारे सामने है। द मेन कॉज ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन, महंगाई की बुनियादी वजह पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की बुनियादी वजह क्या है? मनी सप्लाई का इंक्रीज, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इज इंक्रीज मेनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इरिगेशन फैसिलिटी। अगर हम इरिगेशन फैसिलिटी को बेहतर करें तो हमारे मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का लो है, टेररिज्म की वजह से इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम हो गई। सर ये सारे क्या है? ये ऑब्जर्व फैक्ट हैं। बेटा शरह ख्वानदगी अब्दुल्ला असलम, लिटरेसी रेट मतलब तालीम, तालीम की शरह। चले आगे। सर हाउ मनी सप्लाई इंक्रीज? मेरा बेटा बैंक 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 से मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। नमाज ब्रेक में दे दूंगा बेटा, दे दूंगा नमाज ब्रेक। आगे बढ़ो। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है समझिएगा। इफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल, कंडीशन आ गई, अगर गवर्नमेंट मनी सप्लाई को रोकेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे हमारे मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी, महंगाई कम होगी और उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। गवर्नमेंट इरिगेशन फैसिलिटी को इंप्रूव करे, उसका फर्क भी पॉजिटिव होगा। मुल्क में लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए, तालीम के लेवल को, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या करे? हायर एजुकेशन जैसे और इदारे खोले जो मुल्क में तालीम की शरह को बढ़ाने के लिए, रिसर्च के कल्चर को इंप्रूव करने के लिए एक मैकेनिज्म सेट करे। गवर्नमेंट मस्ट कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हैं मेरा बेटा बात? आगे बढ़े। अब आ गया इंडक्शन और डिडक्शन मेथड। जरा समझिएगा मेरी बात तवज्जो से। देखो इकोनॉमिक्स पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, फिर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाएगी। तो जब इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाती है तो इकोनॉमिक्स डिफरेंट तरह के लॉज डिजाइन करती है। इकोनॉमिक्स डिफरेंट तरह के लॉज वो डिजाइन करेगी या फिर साथ उसके थ्योरीज डेवलप करेगी। तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ती नहीं है, पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती है, फिर उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट तरह की थ्योरीज को डेवलप किया जाता है। सुन रहे हो मेरी बात? सुन रहे हो मेरी बात? अब सर सुनिएगा मेरी बात। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कानून बना दिए जाए कि भाई कोई भी इदारा जो किसी भी एक्टिविटी में, मतलब जो एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है, वो स्टेट को अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट बताएगा, फिर स्टेट उसके साथ बैठकर तय करेगी कि वाजिब मुनाफा आप कमा सकते हैं कितना, वो तय करके उसको दे देगी और एक स्पेसिफिक पीरियड तक फिर वो प्राइस को नहीं बढ़ाएगी। इससे क्या होगा सर? एक लंबे अरसे के लिए मुल्क में प्राइस स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो डिफरेंट, जैसे कोविड के दौरान कैसे डिफरेंट लॉज बनाए वैक्सीनेशन लगवाने या ना लगवाने के, इसी तरह हम क्या करें? हम डिफरेंट तरह के इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाएं टू बूस्ट द इकोनॉमी, मुल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करें, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करें, मुल्क में
मुल्क में इन्वेस्टमेंट जोन्स को डेवलप करें जहां बिजली सस्ती, पानी सस्ता, गैस सस्ता, यूटिलिटी सस्ती। इससे क्या होगा, जब वहां वो सस्ती चीजें मिलेंगी, जमीन सस्ती बेचे, वहां पे इन्वेस्टमेंट आएगी। इन्वेस्टमेंट से मुल्क में फॉरेन करेंसी का इन्फ्लो होगा। फॉरेन करेंसी के इन्फ्लो की वजह से हमारे मुल्क में जो डॉलर अननेसेसरीली बहुत वैल्यू ऊपर चली गई वो कम होगा। सुन रहे हो मेरी बात? तो इकोनॉमिक्स पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेगी, देन इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज एन आर्ट्स, sorry, science. And when economics provide practical solution towards these economic problems, then economics is considered as an arts. बिल्कुल सही कह रही है फातिमा। अब आइए सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। जब हम लॉज और थ्योरीज को डेवलप करें तो लॉ और थ्योरी बनाने के लिए पहला एक मेथड है डिडक्टिव मेथड और दूसरा मेथड है इंडक्टिव मेथड। ये दो मेथड्स हैं जिनसे क्या डेवलप किए जाते हैं, लॉज और थ्योरीज, या तो इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड। सुन रहे हो मेरी बात? नौमान पूछे, नौमान क्या पूछना है पूछे। चले भाई आगे बढ़ते हैं। दे देंगे बेटा, नमाज ब्रेक भी देंगे, बिल्कुल देंगे, जरा भी हो जाए। अब सुनिएगा मेरी बात। इकोनॉमिक्स जितने लॉज और थ्योरीज बनाती है, वो थ्योरीज जो है वो डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप बताते हैं डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल के दरमियान। जैसे जरा सुनना सर, आपकी इनकम बढ़ेगी इंशाल्लाह कल को, अल्लाह की रहमत और अपनी मेहनत से जो लोग क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बनेंगे, भाई साहब जब आपकी इनकम बढ़ेगी इंशाल्लाह क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट बने। सर जैसे ही चार्टर अकाउंटेंसी क्वालिफाई होगी, फर्गूसन, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, है ना, ईएनवाई आपको ऑफर करा, आपकी इनकम बढ़ी, इनकम के बढ़ने की वजह से आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बोलो भाई, उवेश वड़ाइच बोलो, बोलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा। सर डेफिनेटली हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले के मुकाबले में इंक्रीज हो जाएगा, डेफिनेटली हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड पहले के मुकाबले में बढ़ेगा। बताओ रिलेशन कैसा है, दोनों वेरिएबल साथ मूव कर रहे हैं, इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द हायर द इनकम द हायर विल बी द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, ऐसे ही है। लेकिन मैं इनवर्स रिलेशन को बोलूं कि सर जैसे ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, सर जैसे ही इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ेगी, इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह से बोलो डिमांड बढ़ेगी या कम होगी, बोलो। जब महंगाई बहुत बढ़ेगी तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी या कम होगी। सर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी डिमांड में कोई खासा चेंज नहीं आएगा, लेकिन ये तो तय है कि महंगाई के बढ़ने की वजह से क्या हो गया, डिमांड कम होगी। ये कैसा रिलेशन है, एक वेरिएबल बढ़ रहा दूसरा कम हो रहा, इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। इसे कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। द हायर द रेट ऑफ इन्फ्लेशन द ग्रेटर विल बी द, चले भाई आगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगा, सर कम होगी। ये इनवर्स रिलेशनशिप है, ये इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन याद रखना रिलेशन डायरेक्ट हो या इनवर्स,
ये सारे के सारे रिलेशन डिपेंडेंट होते हैं अजम्पशन पर। ये सारे के सारे अजम्पशन पर डिपेंडेंट होते हैं। चलो भाई, मुझे एक एग्जांपल देनी है, तुम में से कौन लड़का अपने आप को पेश करेगा? कौन है जो एग्जांपल के लिए अपने आप को, अपने आप अकाउंटेंट हो गए? माशाल्लाह भाई, क्या बात है। फर्गूसन में इंडक्शन हो गया, 5 साल का आर्टिकल पूरा किया। 5 साल आर्टिकल पूरा करने के बाद मेरी बेटी फातिमा, ये लकी वन का कॉम्प्लेक्स बाहर निकाल मेरा बेटा। लकी वन क्या, बेचारी लकी वन से इतना, लकी वन में क्या मिलता है मेरा बेटा? सर, सर, अब जनाब हमारे दोस्त जो हैं, बस बस आलियान शकील, आलियान बेटा अभी तुम फिल्म के हीरो, ज्यादा मत बोलो। हाँ, अभी तुम्हें देखो कैसा मजा आने वाला है। अभी आलियान शकील भाई चार्टर अकाउंटेंट क्वालिफाई हो गए, फर्गूसन में इंडक्शन कंप्लीट किया, माशाल्लाह जॉब लग गई, 2 लाख रुपए की। आलियान भाई एक अच्छे बच्चों की तरह घर गए। आलियान भाई क्वालिफाइड चार्टर अकाउंटेंट, घर पहुंचे, 2 लाख रुपए सैलरी अकाउंट में, पैसा विड्रॉ किया, अम्मा अब्बा को ड्राइंग रूम में सोफे पे बिठाया, दोनों के सामने। अबे गांव बसानी हबीबा, हिबा, फातिमा, गांव बसानी लुटेरे पहले आ गए यहाँ पे। चुप हो जा बहन थोड़ी देर। आलियान शकील, आलियान शकील, आलियान शकील भाई ने 2 लाख रुपए की तनख्वाह जो है वो अम्मा के सामने, अब्बा के सामने रखी। अब्बा के सामने रख के बोला, अबू ये मुझे पहली सैलरी मिली है, 2 लाख रुपए, ये सब आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मेहनत है, अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ने अपना करम किया है जो ये सैलरी मुझे मिली है। ठीक है सर। अब भाई अब्बा ने बोला, भाई शाबाश बेटा, मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें खूब तरक्की दे। अब्बा ने जो है उसमें से 10,000 रुपए निकाले, 2 लाख रुपए में से, और 10,000 रुपए निकाल के आलियान भाई के हाथ में रखे और बोला, जा आलियान, जी ले अपनी जिंदगी। 1,90,000 अब्बा ने उठा के अपने पास रख लिए। अब आलियान बोलेगा, अब्बू क्या मैं इतना बुरा हूं क्या? क्या अब्बू मैं ईदी के झूले से मिला था आपको, ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? सर, आलियान के अब्बा ने बोला, मेरे लाल, ये ये जो 1,90,000 हमने उठा के रखे हैं ना, मैंने और तुम्हारी अम्मा ने फैसला किया है कि हम 5 महीने बाद इंशाल्लाह ये पैसे जमा करके, 5 महीने बाद इंशाल्लाह ये पैसे जमा करके तुम्हारी शादी करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह। आलियान एकदम से खड़ा होगा, जज्बाती अंदाज से वो 10,000 भी जेब से बाहर निकालेगा, बोलेगा, अबू ये भी रख लें, मेरा ऑफिस पड़ोस में है, पैदल चले जाया करूंगा, ना मुझे कुछ खाना है ना पीना है। सर, ये क्या है? ये अजम्पशन है। जब हम पहले कह रहे थे कि आलियान की इनकम बढ़ेगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, लेकिन आलियान और आलियान की फैमिली मिलकर अगर, सुनो मेरी बात, उस पैसे को सेव कर लें, तो बताओ क्या वो जो सेविंग है हमारी अजम्पशन नहीं थी कि जब हमने ये बोला, जब हमने ये बोला कि इनकम बढ़ेगी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होगा, तब हमने अज्यूम किया कि फैमिली सेविंग नहीं करेगी। ये अजम्पशन है। अजम्पशन आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ विच अज्यूम नॉट टू बी चेंज। ऐसा भी तो हो सकता है। काश आलियान तो मुझे ये मिसाल देने से रोक लेता, बोलता, सर प्लीज, शादी से पहले मैं अपने अम्मा अब्बा को हज कराऊंगा, खुद बोलूंगा, अब्बू ये 1,90,000 रुपए आप रखो, मुझे सिर्फ 10,000 दे दो, मैं हर महीने ये मैं हर महीने ये पैसे जमा करूंगा, आपको और अम्मा को इंशाल्लाह हज पे लेके जाऊंगा 1 साल के अंदर, मैं भी जाऊंगा, हम सब चलेंगे, फिर आके कुछ और करेंगे। लेकिन नहीं, मजाल है निकम्मा बोल पड़े, ऐसा दिल ही दिल में खुश हो रहा है, शादी के नाम से अगली कोई बात ही नहीं की इसने, निकम्मे ने। तो सर, जब हम जब हम ये कहते हैं कि आलियान की इनकम बढ़ेगी तो इसका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा, तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ना आलियान की शादी होने वाली है, ना अम्मा अब्बा हज पे जाने वाले हैं, ये पैसे खर्च करेंगे तभी तो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ेगा ना भाई। हाँ भाई, समझ में आ गया अजम्पशन क्या होते हैं? अजम्पशन आर द रियलिटीज ऑफ लाइफ which assume not to be changed for the existence of the relationship discussed under any particular law। एक और मिसाल सुन लो। सर, आलियान सुबह उठे, बाइक पर बैठे इंस्टीट्यूट जाने के लिए, अपने ऑफिस जाने के लिए, बाइक को किक किया, बाइक स्टार्ट हो गई, अगला दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आता है
कि यार यहाँ से गली के बाहर निकलूंगा, इंजन रवा करूंगा अपना और फिर ऑफिस की तरफ निकल जाऊंगा। लेकिन अगर आलियान सुबह बाइक पे आके बैठे, बाइक को किक करें और बाइक स्टार्ट ना हो, अब क्या क्या जहन में आएगा? सर शायद पेट्रोल ना हो, सर शायद बाइक ओवर हो गई हो, शायद प्लग में कचरा आ गया हो। फिर आलियान क्या करेगा? रवायती अंदाज में पेट्रोल का कैप खोल के टांगों के बीच में से झांकेगा पेट्रोल के टैंक में, और क्या ढूंढेगा अंदर? अंदर क्या ढूंढेगा? पेट्रोल। और फिर बाइक को अपनी टांगों के बीच में हिलाएगा कि शायद अंदर पेट्रोल पैदा हो जाए। ऐसे ही है ना आलियान? तो सर जब बाइक स्टार्ट हो गई तो ये सब कुछ किया था क्या? नहीं सर, अज्यूम कि पेट्रोल भी था, बाइक भी सही थी, है ना, अदर थिंग रिमेन सेम। आए के बाद मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, है ना। अभी आईएमएफ हमें कर्जा देगा तो मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, लेकिन अगर जो कर्जा हमें मिला है वो सब करप्शन की नजर हो जाए और यहाँ से ये पैसा सारे मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर ले जाए, बताओ मुल्क मुल्क के हालात, इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी या पहले से ज्यादा मकरूज हो गए और ज्यादा फंस जाएंगे हम? हाँ, तो ये अजम्पशन है कि मुल्क के हालात, भाई लोन मिलेगा मुल्क के हालात बेहतर होंगे, लोन मिलेगा मुल्क के हालात बेहतर उस वक्त होंगे, साले पहली बार लोन ले रहे हो बगैर तो, हजारों बार लोन ले चुके आईएमएफ से, हर बार जाकर आईएमएफ से अरबों डॉलर का लोन लेते और इकोनॉमी जहां है मजीद उससे बुरी हो जाती है। इसका मतलब लोन लेने के बाद तुम उसे एफिशिएंटली नहीं, गधों इनएफिशिएंटली यूज करते हो। तो जो ये मुल्क चला रहे हैं लोग, इसका मतलब ये गधों का टोला है जिनसे 75 सालों से मुल्क संभल नहीं पा रहा, अनफॉर्चुनेटली। अजम्पशंस हो गए। ये देखो, इंडक्टिव क्या है और डिडक्टिव क्या है, जरा समझना। जब मैं लॉ को डिजाइन करूं थ्रू इंडक्टिव मेथड, पहले मैं इंडक्टिव की बात कर रहा हूं, तवज्जो से सुन लो। बनाई, ये देखो ना, इसहाक साहब 3-4 महीने पहले जब फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, उस वक्त मुल्क में डॉलर के रिजर्व कितने थे? उस वक्त मुल्क के डॉलर के रिजर्व करीबन 7,500 7.5 अरब डॉलर थे। अगर उसी वक्त आईएमएफ के पास जाते तो इतने बुरे हालात ना होते, लेकिन हैं गधे के गधे, अनफॉर्चुनेटली। पहले 3 महीने तक सट्टा चलाते रहे, पूरे मुल्क की ऐसी तैसी कर दी, और 3 महीने बाद जब वो 7.5 अरब डॉलर पहुंच गए 1.5-2 अरब पे, तो अब आईएमएफ की बात नहीं मान रहे। अभी जब मान नहीं था तो पहले मान लेता ना, होशियार क्यों बन के आया? तो वहां से सुपरमैन बन के आया लंदन से, यहाँ आके इसका पर्दा फट गया और मुल्क को साला और मकरूज कर दिया। तो सर ये अनफॉर्चुनेट फैक्ट है। तो सर इंडक्टिव मेथड में क्या होगा? पहले फैक्ट को स्टडी करेंगे, फिर लॉ या थ्योरी बनाएंगे, फिर अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो उसे किस में कन्वर्ट कर देंगे? पॉलिसी में कन्वर्ट कर देंगे। ये इंडक्टिव मेथड है। अच्छा, अब डिडक्टिव क्या है? सर डिडक्टिव मेथड क्या है? इसमें हम पहले स्टेप में क्या बनाएंगे? हम इसमें पहले स्टेप में बना लेंगे लॉ, फिर उसे अप्लाई करेंगे किस पे? फैक्ट पे। और फिर फैक्ट रिक्वायर कर ले तो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? पॉलिसी के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात? सिदरा खान, डिडक्टिव में क्या होगा? गवर्नमेंट पहले एक लॉ बना लेगी, एक थ्योरी डेवलप कर लेगी, ठीक। जैसे जब लॉकडाउन लगा करता था कोविड में, तो गवर्नमेंट क्या देखती थी? पहले फैक्ट देखती थी कि इस इलाके में केस कितने हैं कोविड के पॉजिटिव, फिर वो फैसला करती थी ना कि यहाँ कोविड लॉकडाउन लगना है या नहीं लगना है। तो ये इंडक्टिव मेथड था। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, सुनिएगा मेरी बात तवज्जो से। डिडक्टिव मेथड में क्या होता है? पहले लॉ बनाया जाता है, ठीक है, पहले लॉ बनाया जाता है, फिर उसे फैक्ट पे अप्लाई किया जाता है। पहले लॉ डेवलप हुआ बेटा, फिर उसे फैक्ट पे अप्लाई किया, जब वो एक्सेप्ट हो गया तो उसे पॉलिसी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे जब हमारे मुल्क का बजट आता है, सुनिएगा मेरी बात, हमारे मुल्क का जब बजट आता है तो हमसे पूछ के थोड़ी ना बनता है। बजट गवर्नमेंट पहले डिजाइन करती है, फिर अप्लाई करती है सोसाइटी में, समझ रहे हो? तो बजट जैसे इकोनॉमी में डेवलप होता है, पहले फैक्ट, पहले लॉ बनता है, पॉलिसी बनती है, फिर फैक्ट पे अप्लाई होता है।
अब आ जाइए, जरा सुनिए मेरी बात तवज्जो से। जब मैं डिडक्टिव मेथड की बात करूंगा तो देखो, जैसे मुल्क का बजट बनता है ना बेटा जी, जब मुल्क का बजट बनता है तो गवर्नमेंट पहले, सुनना मेरी बात बहुत तवज्जो से, गवर्नमेंट पहले बजट के वेरिएबल डिजाइन करती है कि हमें आने वाले 12 महीनों में क्या और कितना खर्च करना है। हालांकि हमारी मुल्क में अनफॉर्चुनेटली जब बजट बनता है तो हमें ये पता होता है कि मुल्क के खर्चे ज्यादा हैं, आमदनी कम है, हमें कर्जा लेना पड़ेगा, लेकिन बावजूद इसके गवर्नमेंट ऐसा बजट बनाती है। इसका मतलब वो फैक्ट को रियलाइज नहीं करती, वो अपना बजट बनाती है इर्रेस्पेक्टिव, उसको पता है कि हमें डेफिसिट होना है। मैं दे रहा हूँ बेटा, हिबा दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, नमाज का ब्रेक दे रहा हूँ, मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। सही है। तो सर, सर डिडक्टिव मेथड में पहले, डिडक्टिव मेथड में पहले, सुनना मेरी बात तवज्जो से, डिडक्टिव मेथड में पहले आप लॉ और थ्योरी डेवलप करेंगे, फिर उसे फैक्ट पर अप्लाई करेंगे। एक्सेप्टेंस हो गई मेरे बच्चों, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा पॉलिसी में, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाएगा। सही है, चलूं आगे। आगे बढ़े, इकोनॉमिक्स के गोल। सर पहला ऑब्जेक्टिव, टू मेंटेन, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी और एवॉइड रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशन। सुन रहे हैं मेरी बात तवज्जो से? सुन रहे हैं मेरी बात तवज्जो से? सर प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे आज जो हम परेशान हैं, है ना, वो किस वजह से परेशान है मेरे भाई? हम फ्लक्चुएशन, प्राइस फ्लक्चुएशन, रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से परेशान। और बड़े बड़े जो मेजर इश्यूज है वो हमारे लिए शायद इतने हमें समझ में भी नहीं आते, लेकिन महंगाई एक ऐसा इशू है जो पूरे मुल्क के लोगों को इस वक्त साइमल्टेनियसली इफेक्ट कर रहा है ना, अमीरों को भी गरीबों को। सर इसी तरह इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। फिर आगे चले, इकोनॉमिक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस और फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। तो सर ये 4 या 5 बुनियादी फैक्टर है। एक, मुल्क की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, यानी कि मुल्क में ग्रोथ लेकर आना। दूसरा, प्राइस को स्टेबल रखना, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करना, रिसोर्सेस को सोसाइटी में इस तरह बांटना कि बेसिक्स, बेसिक नेसेसिटीज सबको मिले, इकोनॉमिक फ्रीडम देना ठीक है ताकि लोग अपने इकोनॉमिक डिसीजन को रिटेन और रिक्वायर कर सकें। सर ये जो गोल्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ या बता रहा हूँ, ये इकोनॉमिक्स के भी गोल्स है मेरे बच्चों। सुन रहे हो मेरी बात? ये इकोनॉमिक्स के भी गोल है मेरे बच्चों, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के भी गोल है। ठीक है, आउटपुट को बढ़ाना, ग्रोथ इंप्रूव करना, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, है ना, इकोनॉमिक फ्रीडम को रिटेन और रिक्वायर करना, प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ये सारे क्या है सर? ये सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। बस एक आखिरी चीज बता के क्लास खत्म करूंगा। सर जरा देखिए तवज्जो से, फिर नमाज ब्रेक ले, नमाज ब्रेक समझो उसको पढ़ लेना। अच्छा, आज क्लास में अटेंडेंस कम है भाई, ये अटेंडेंस कम है, 40 लोगों से ये 32-35 पे आ गई ये क्लास, ये टाइम कम है भाई, ये मतलब अटेंडेंस को इंश्योर करेंगे जरा, अपने जो दोस्त हैं उनको बताइए इस बारे में। अच्छा जी, पहला स्कोप एंड इंपॉर्टेंस क्या है? पहला स्कोप क्या है? इट हेल्प द एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिमिटेड स्कार्स रिसोर्सेज। दूसरा, इट एक्सप्लेन हाउ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिसाइड हाउ मच ऑफ समथिंग इज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच चार्ज फॉर इट। आइए, आइए जरा इसे समझा दूं, आइए जरा इसे समझा दूं मेरे बच्चों। पहला क्या है? इकोनॉमिक्स मुझे और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या बताती है? मुझे और आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स ये बताती है कि हम किस तरीके से अपने इंडिविजुअल रिसोर्स, जैसे हमारे मुल्क में गैस है, जैसे हमारे मुल्क में पेट्रोल है, हमारे मुल्क में कोल है, ऑयल है, गैस है। अभी देखो बड़ा जबरदस्त एक मंसूबा हमारे सिस्टम में ऐड हुआ, थर, थर कोल पावर प्लांट, है ना, थर का एक पावर प्लांट है, शायद मैं कुछ नाम आगे पीछे लिख रहा हूँ। सर थर में जमीन से कोयला निकला, उसी से बिजली बनाकर नेशनल सिस्टम में इंसर्ट किया गया। ये है जी अचीवमेंट। ऐसे मुल्क चलेगा, मुल्क को इस तरह से करना पड़ेगा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज को रिकंसाइल करना पड़ेगा कि भाई पॉलिटिक्स बस, मुल्क की इकोनॉमी को स्टेबलाइज करो, हुकूमत किसी की भी हो, उसको चलने दो, उसको मजबूत करो, उसको कमजोर मत करो, अपनी बारी का इंतजार करो, अगर वो सही नहीं चला पा रहे तो अगली बार लोग खुद ब खुद हटाएंगे। तो सर पहला ऑब्जेक्टिव एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज है। दूसरा ऑब्जेक्टिव, इट एक्सप्लेन हाउ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी डिसाइड्स हाउ मच ऑफ समथिंग इज टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच चार्ज फॉर इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है मेरे बच्चों कि हमारे मुल्क में
जो प्राइवेट कंपनीज हैं, डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ये डिसाइड खुद करें, अपने आजाद हो इस फील्ड में कि वो क्या प्रोड्यूस करें और कितना प्रोड्यूस करें और उसके लिए कितने पैसे चार्ज करें। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स की लिमिटेशन क्या है? क्योंकि ये इंडिविजुअल इकोनॉमिक इश्यूज को फोकस करती है, इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट के प्रॉब्लम को फोकस करती है, तो ये वो एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर को कंसीडर नहीं करती। अगला पढ़ो इसको, मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 मेन एरिया ऑफ कंसर्न है। नंबर वन फुल एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी। ये 3 बुनियादी पिलर्स हैं मैक्रो इकोनॉमी के, कि मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाओ, मुल्क में ग्रोथ लेकर आओ, ताकि लोगों की एवरेज इनकम बढ़े और उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड इंप्रूव हो, और बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए हमें फूड, यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, रिसोर्स मिलता रहे। तो देयर मस्ट बी अ ग्रोथ, देयर मस्ट नीडेड अ सॉर्ट ऑफ रिक्वायर्ड ग्रोथ इम्पैक्ट। लाजमी हर सूरत में इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए। अगर ग्रोथ नहीं से स्टे करेगी तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन की नीड्स को हम पूरा कभी भी नहीं कर पाएंगे मेरे बच्चों। आगे चले, फिर कहता है जी द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर आगे चलो, देखो क्या कहता है मेरे बच्चों, द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंट्रीब्यूट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी पॉलिसीज को डिजाइन करेगा जिससे इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये सारी चीजें क्या हो, ये ग्रेजुअली ये सारे प्रॉब्लम, सारे इश्यूज, सारे कंसर्न्स क्या होते जाए मेरे बच्चों, मिनिमाइज हो, इनक्लेट हो, रिड्यूस हो जाए। लिमिटेशन क्या है? as macroeconomics is now supposed to focus with the aggregate economic behavior, so it doesn't seems to be require the considerative issues of individual economic agent। तो सर जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये इंडिविजुअल इश्यूज और कंसर्न्स को फोकस नहीं करेगी, because इसका एरिया ऑफ कंसर्न एग्रीगेट इकोनॉमिक बिहेवियर है। रादर डिस्कसिंग फोकसिंग इंडिविजुअल इशू, इट वुड सपोज टू डिजाइन पॉलिसीज एंड। चलो आगे, समझ में आ गई मेरी बात? बेटा समझ में आ गई बात? उम्मीद है जो बातें आज डिस्कशन में रही आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, जो बातें आज आपसे डिस्कस की वो समझ में आई होंगी। मेरे बच्चे ये स्लाइड मैंने भेज दिया आपको, ये स्लाइड मैं आपको ग्रुप पे भेज चुका हूं। आपने सिर्फ ट्रिगर पॉइंट्स को क्लियर करना है, और अगर आपके पास सहूलत है स्टडी टेक्स्ट खरीद सके, नहीं तो किसी से बोरो कर लें जो पुराने स्टूडेंट हैं, तो जो एरिया पढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, जो जो टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं उसको रिकंसाइल करें मेरे लेक्चर से, और एक्स्ट्रा बातों को अपने पास लिखते रहें। ठीक हो गई मेरी बात? ठीक है मेरे बच्चों, चलो अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखें। अल्लाह मुझे आपको, मेरे आपके घर वालों को स्टडी टैक्स आई कैप से मिलेगा बेटा। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आपके घर पे आ जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आपके घर पे आ जाता है। ठीक है, अल्लाह मुझे आपको, मेरे आपके घर वालों को सेहत ईमान आफियत के साथ रखे। अस्सलाम वालेकुम।